Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island. So guys, आज हो गई है 11 जून और आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है रेलवे बोर्ड द्वारा, जिसके सारे ही जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके आज यानी कि 11 जून के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से आ जाओ, अगर आप में से वो सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज यानी 11 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता दो कि आपका पेपर कैसा हुआ, और अगर मैं किसी चीज को या किसी क्वेश्चन को मिस कर देती हूँ तो आप प्लीज उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, सो दैट इट हेल्प्स दी अदर कैंडिडेट्स आल्सो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इट इज फ्री 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 एंड इट कॉस्ट यू नथिंग बट दी ओनली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपको समय समय पर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो। और यस, अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने आज उनका पेपर तो नहीं था लेकिन वो वीडियो देख रहे हैं, तो गाइज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आई मस्ट टेल यू दिस दैट इट इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू गाइज। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता पड़ेगा कि भाई आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम पैटर्न है, जो ट्रेंड है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाली शिफ्टों में अगर आपके पेपर होने वाले हैं तो आपको उसका एक अंदाजा लग जाए कि हाँ भाई एनटीपीसी में इस बार इस तरह का लेवल आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर 15 तारीख के बाद आपका पेपर होना है, जैसे कि हम सब जानते हैं 24 तारीख तक पेपर होंगे, तो अगर 15 के बाद आपका पेपर है तो भाई आपके हाथ में आराम से 10-20 शिफ्ट के पेपर होंगे। ठीक है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, आराम से पता कर सकते हो कि किस तरह का अभी ट्रेंड चलेगा और किस तरह से आपको आगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आज की शिफ्ट में। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पार्क स्ट्रेट है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो गाइस पार्क स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो पार्क स्ट्रेट बेसिकली इज दैट स्ट्रेट जो कि इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु और नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका के बीच में मौजूद है, लोकेटेड है। और ये जो है ये पार्क बे को, जो कि बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है इन द नॉर्थ विद द गल्फ ऑफ म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है इन द लक्कादीप सी जो कि साउथ में प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। अब बात करें इस स्ट्रेट की, तो ये जो पार्क स्ट्रेट है ये स्ट्रेच होता है आपका कम से कम 137 किलोमीटर यानी कि 85 mi, और 64 से 137 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। विड्थ की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो ये दोनों ही चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें इसका नाम पार्क स्ट्रेट क्यों पड़ा, तो गाइज इसका नाम पार्क स्ट्रेट पड़ा है रॉबर्ट पार्क के नाम पर। जो रॉबर्ट पार्क थे वो मद्रास के गवर्नर थे और उनका 1755 से 1763 तक उनका शासनकाल रहा था। आप कह सकते हैं उनका कंपनी राज पीरियड रहा था। और क्योंकि उस समय उस दौरान वो गवर्नर थे मद्रास के, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया पार्क स्ट्रीट। और बहुत सारी रिवर्स हैं जैसे कि वैगई जो है ये इस स्ट्रेट में फ्लो करती है। Okay, next question, that what is the purpose of IIT Tirupati Trinetra scheme? Guys, I'm not sure that if you guys are aware of this particular scheme जिसका नाम है त्रिनेत्र स्कीम। तो गाइज आईआईटी तिरुपति के द्वारा एक स्कीम लाया गया था, त्रिनेत्र स्कीम, जिसका ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं बल्कि यही था कि जो बच्चे हैं उनमें साइबर अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है, साइबर अवेयरनेस को प्रमोट करा जाए, साइबर सिक्योरिटी बच्चों में बढ़ाई जाए, और इस प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग और डेवलपिंग अ वेब एंड मोबाइल बेस्ड गेम भी इंक्लूडेड है, जिससे कि ऐप के थ्रू, वेब पेजेस के थ्रू, मोबाइल गेम्स के थ्रू बच्चों में वो जो साइबर सिक्योरिटी है, जो साइबर अवेयरनेस है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाए, उनको उस चीज़ के प्रति एजुकेट किया जाए। साइबर सिक्योरिटी की रिस्क कौन सी होती हैं जो कि उससे एसोसिएटेड होती हैं, ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि साइबर वर्ल्ड में फेस करने पड़ते हैं, वो सारी ही एजुकेशन के लिए एक सॉरी एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है त्रिनेत्र। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो गाइज वैसे तो ग्राम पंचायत के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायत होती है ना वो अपने पंचायत सेक्रेटरी को इलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज पर्टिकुलरली नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, दैट ग्राम पंचायत इलेक्ट्स इट्स पंचायत सेक्रेटरी।
अब क्योंकि हम डिस्कस कर ही रहे हैं ग्राम पंचायत को, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगी। सो नंबर 1 पे है दैट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इसने इस पर्टिकुलर चीज को, जो इंडिया में पंचायती राज सिस्टम आया था, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करा। ठीक है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसके सॉरी उसने इंस्टीट्यूशनलाइज करा पंचायती राज सिस्टम का, जो भी इंडिया में प्रवेल कर रहा है। अब बात करें ग्राम पंचायत की, तो गाइस ग्राम पंचायत जो है वो रेगुलरली मीटअप करता है, और उसकी एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये है टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम सारे ही विलेजेस के लिए जो भी उसके अंडर आते हैं। इसके अलावा जो वर्क है ग्राम पंचायत का, वो अप्रूव किया जाता है ग्राम सभा से। ठीक है, ग्राम सभा के द्वारा। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज हो गई। तीसरा ये है कि कुछ स्टेट्स में जो ग्राम सभा होती हैं वो कमिटीज बनाती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, डेवलपमेंट कमिटीज हो गया, ये सारी चीजें भी ग्राम सभा के अंडर ही आती हैं। और ये जो कमिटीज होती हैं उसमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्राम सभा के होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत से होते हैं, फिर वो लोग साथ में आते हैं, साथ में काम करते हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये सब चीज की जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। अब हम देखें कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, काम क्या होता है, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का कार्य ये होता है दैट द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स, और भी अलग अलग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो हैं, ये भी ग्राम पंचायत करा करता है। इसके अलावा टैक्सेस लेवी, कहाँ कितना क्या लगाना है, कहाँ से कितना क्या कलेक्ट करना है, वो सारा चीजें भी ग्राम पंचायत देखता है। ठीक है, उसके अलावा एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, वो सारी चीजें भी ग्राम पंचायत ही देखता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दैट द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत इज नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विच इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जिस ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी होता है ना गाइज, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट करा जाता है, ना कि ग्राम पंचायत के द्वारा। सो दीज और ऑल आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू ग्राम पंचायत। Okay, next question. Saline and alkaline soils are mostly found in. So saline और alkaline, ये जो soil हैं ये गंगा गोदावरी बेसन में पाए जाते हैं। So गंगा गोदावरी बेसन is the correct answer. Who removed Portuguese from India? तो गाइस जो डचेस थे उन्होंने 1663 में रिमूव कर दिए थे जितने भी पोर्चुगीज इंडिया में हैं उनको। Okay, next is when person resides in India for 9 years, then does he or she gains the citizenship of India? Very good question. Let me just tell you the answer of this question. तो guys, not necessarily कि हर इंसान को 9 साल अगर वो इंडिया में रहता है तो इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस चीज से रिलेटेड हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो यस, there are chances that he or she might get the citizenship. अब वो क्या है, let me just tell you that in detail. सो बेसिकली एक ऐसा इंसान जो कि इंडिया में रह चुका है 9 साल या 9 साल से ज्यादा के लिए, तो गाइज वो नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है, लेकिन उसको कुछ और ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि मीटअप करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में कम से कम 12 साल के लिए रहना जरूरी है। ठीक है, नॉट 9 years आर इनफ, आपको कम से कम 12 साल रहना जरूरी है। एक इलीगल इमिग्रेंट आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो क्वालिफिकेशंस होती हैं जो कि थर्ड शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो सारी चीजें भी फॉलो करनी रहेगी, वो सारी चीजें भी फुलफिल करनी रहेगी। if that particular person or citizen is fulfilling all those qualifications जो कि थर्ड शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत हमारे भारतीय संविधान में मेंशन है, और उसके अलावा वो बाकी की जो बेसिक चीजें हैं वो फुलफिल कर देता है, देन यस देर आर चांसेस दैट दैट पर्सन कैन गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ सरोजनी नायडू। तो गाइस सरोजनी नायडू की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हमारे इंडिया में नेशनल विमेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये कब आता है, इट कम्स ऑन 13th of February एवरी ईयर। ठीक है, हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस नेशनल विमेंस डे के नाम से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सरोजनी नायडू हैं वो इसी दिन 13 फरवरी को ही जन्मी थी। 13 फरवरी 1879 को उनका जन्म हुआ था हैदराबाद इंडिया में। सो दिस इज द रीजन वाई जो हमारी सरोजनी नायडू हैं
उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो नेशनल वुमेन्स डे के नाम से मनाया जाता है एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? सो गाइस अगर हम बात करें ये GII की कि ये कौन रिलीज करता है, तो इट इज बिन रिलीज्ड बाय WIPO, यानी कि द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो हर साल एक यू नो व्हाट इज इट कॉल्ड, या इंडेक्स को पब्लिश करता है। ठीक है, और इट ऑल्सो एक्ट एज अ वैल्यूएबल बेंचमार्किंग टूल फॉर पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस लीडर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, क्योंकि उन सबको इस इंडेक्स से काफी ज्यादा चीजें जानने को मिलता है। ये जो WIPO है, ये जो इंडेक्स रिलीज करता है, इट ऑल्सो सर्व्स एज द ग्लोबल फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन, जो कि रिलीज की जाती है WIPO के द्वारा। ओके, झूमर इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? सो गाइस झूमर नृत्य जो है बेसिकली ये सत्रिया से रिलेटेड है। ठीक है, अब सत्रिया से जो रिलेटेड है उनमें कुछ और भी डांस फॉर्म इंक्लूडेड हैं, जैसे कि चाली हो गया, झुमुरा हो गया, नाडू भांगी हो गया। ये कुछ ऐसे डांस फॉर्म हैं जो कि सत्रिया डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो सत्रिया डांस फॉर्म है ये कहाँ का, किस स्टेट का शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो वह है आसाम का। सो दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, दैट इट इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म विच कम्स फ्रॉम आसाम। ओके, व्हाई डू वी यूज पेज नंबरिंग इन अ फाइल? तो गाइस पेज नंबरिंग को यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो पेज नंबरिंग होता है ना, इट बेसिकली अलाउ द साइटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पेज ऑफ द नंबर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि अगर जैसे कि हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग स्कीम्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो चैप्टर नंबरिंग हो, चाहे वो पेज नंबरिंग हो, उससे क्या होता है ना, उससे अपने को पता पड़ता है दैट द पर्टिकुलर पेज ऑफ अ नंबर्ड डॉक्यूमेंट इज दिस। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, तो मुझे एकदम स्पेसिफिकली बोलना है तो मैं सीधे सीधे बोल सकती हूँ भैया पेज 5 पे क्या है, पेज 1 पे क्या है। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू डिसाइड कि पेज 1 क्या है, पेज 5 क्या है। तो उस पे जो होगा वो तो बात की बात है। सो दिस इज समथिंग जो कि पेज नंबरिंग हेल्प करता है। ठीक है, और फैसिलिटेट करता है रीडर को कि अगर वो स्पेसिफिक पार्ट ही ढूंढना चाहता है ना किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, तो वो आसानी से उस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाके उस चीज को ढूंढ सकता है। ठीक है, और जो कंप्लीट टेक्स्ट है उसका साइज भी पता कर सकता है। ठीक है, so this is something which is very important and the purpose of using page numbering in a file. Okay, what is the command to create a folder and a file in a Linux? So guys, अगर आपको एक folder create करना है ना Linux में, तो आपको mkdir command use करना रहेगा. So this mkdir command is something जो कि create करने के लिए काम में आता है, अगर आपको folder को create करना है तो। इसके अलावा अगर आपको oh yes, sorry, let me just correct you. If you need to create a folder, ठीक है, अगर आपको Linux में अगर एक फोल्डर क्रिएट करना है तो आपको mkdir का प्रयोग करना रहेगा। इसके अलावा अगर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है ना, ठीक है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको टच कमांड यूज करना रहेगा। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों में हम क्रिएट ही कर रहे हैं, लेकिन एक में हम फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, एक में हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो फाइल के लिए अपने को टच कमांड चाहिए और फोल्डर के लिए अपन को mkdir कमांड चाहिए। सो जैसे कि हम mkdir कमांड को यूज करते हैं, हम आसानी से एक फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी नाम के साथ, किसी भी चीज के साथ, किसी भी प्रॉपर्टी के साथ जो हम चाहते हैं। लाइकवाइज अगर हम टच कमांड को यूज करते हैं हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस एंड thing that we use in creating a folder and a file in Linux. Okay, how many branches of RBI are there in India? तो guys, India में अभी तक a total of 31 branches are there in India of Reserve Bank of India. ओके, एडिक्वेसी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है? तो गाइज एडिक्वेसी लिक्विडिटी रेशियो जो है ये आपका बैंकिंग से रिलेटेड है, और कैश फ्लो एडिक्वेसी रेशियो जो होता है ना वो की लिक्विडिटी होता है, और सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है
जो कि कंपनी की एबिलिटी को चेक करता है कि जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जो कि कंपनी मीटअप कर रही है, इज दैट कंपनी इन अ पोजीशन टू मीट अप ऑल दोज ऑब्लिगेशंस और नो। तो वो चेक करती है उसकी एडिक्वेसी रेशियो, उसकी लिक्विडिटी रेशियो। जो रेशियो होता है ये बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज कंपनीज लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को जानने के लिए। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट एडिक्वेसी लिक्विडिटी रेशियो। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो अगर इसकी हम बात करें कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो गाइस वो है जज टोमोको अकाने, जो कि जापान के हैं। सो जज टोमोको अकाने इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर देयर इन इंडिया बाय 2025। सो गाइस 2025 तक अ टोटल ऑफ 2,68,000, ठीक है, 2.68 लाख ऐसी हैं जो कि ग्राम पंचायत मौजूद हैं इंडिया में। which is the only floating national park? So guys, only floating national park की अगर हम बात करें in the whole wide world, so it is none other than Keibul Lamjao National, sorry, Keibul Lamjao National Park, because ये जो Keibul Lamjao National Park है, this is the one and only floating national park जो कि पूरी दीन दुनिया में मौजूद है, ठीक है, not only in India but also internationally, also outside India भी सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब बात करें कि ये लोकेटेड कहाँ पर है, सो गाइस दिस इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो मणिपुर का जो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये मौजूद है। और इसकी बात करें कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, सो गाइस इट हैज मतलब 40 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, और ये एक एसेंशियल पार्ट बनाता है लोकतक लेक का। Okay, what causes rain in western region? So it is western disturbance. Who succeeded Ashoka in the Mauryan dynasty? So guys, Ashoka जो है उसको मौर्यन डायनेस्टी में अगर किसी ने सक्सीड करा है तो वो उसका है ग्रैंडसन, जिसका नाम है दशरथ, ठीक है। दशरथ वाज द पर्सन जिसने मौर्यन डायनेस्टी में अशोक को सक्सीड किया था। सॉरी, अशोक जो थे उनको सक्सीड किया था उनके ग्रैंडसन ने, ठीक है, जिन्होंने उनका जो कार्यभार और शासनकाल वो सब कुछ संभाला था, उनकी राजगद्दी संभाली थी कब, 232 BCE में। And he also succeeded to the throne only based on royal lineage instead of having any qualities of an able ruler. और उसके बाद जब अशोका की डेथ हो गई थी और दशरथ का जो सक्सेशन था, वो जो उसके कारण जो मौर्यन एम्पायर था वो भी गिरने लगा था। ओके, हु सपोर्टेड महात्मा गांधी इन खेड़ा मूवमेंट? तो गाइज महात्मा गांधी को खेड़ा मूवमेंट में अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम बात करें खेड़ा रेवोल्यूशन की, तो गाइज खेड़ा रेवोल्यूशन 1918 में, ठीक है, 1918 गुजरात का जो डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा वहां पर हुआ था। ओके, वेयर वाज द ब्रिक्स 2025 समिट हेल्ड? तो गाइज ये रियो द जनेरियो ब्राजील में हुआ था, और ये जो है ये उसकी 17th एडिशन थी। और अगर हम थीम की बात करें तो थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का साल 2025 में जो मेंबर कंट्री बना है वो कौन है, और वो कौन से नंबर का मेंबर कंट्री है? तो 10वां मेंबर कंट्री बना है इंडोनेशिया। So guys, next question है, who was awarded the MS Swaminathan Award 2024? So MS Swaminathan Award 2024 जो है ये प्रोफेसर बी आर कम्बोज को दिया गया था। So प्रोफेसर बी आर कम्बोज इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 जो है ये स्टार्ट कब हुआ था? तो गाइज ये 2004 में शुरू किया गया था। एंड इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे पहले अवार्डी कौन है? तो गाइज वो हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनको आई बिलीव ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए अवार्ड मिला था।
दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 11 जून की पहली शिफ्ट में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछे गए हैं. इफ यू लाइक द वीडियो, फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको समय समय पर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे. If you guys come across any query, any question, any recommendation or suggestion, then do not hesitate. Comment box is all yours. Don't forget to comment that all down below in the comment section. आज के लिए guys बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in the next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and a very 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 good luck to all of you all and much love to all of you all.